हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑस्मोसिस को एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को। अपने सॉल्यूशंस चैप्टर में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें आज कवर करना है। सो स्टार्टिंग विद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस जानने से पहले हमें कुछ एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये जो टर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में यूज़ होती है। तो इस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब इस सेमी परमिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट फॉर्म में SPMB लिखेंगे आगे, ठीक है। A membrane which allow passage of only solvent molecules through it is known as semi-permeable membrane। मतलब सिर्फ solvent molecules पास कर सकते हैं, solute के molecules पास नहीं कर सकते। अब देखिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो होती है वो नेचुरल भी हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी हो सकती है, यानी कि सिंथेटिक हो सकती है, ठीक है। नेचुरल में क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल स्किन, पिग ब्लैडर, ये 3 एग्जाम्पल आ जाएंगे नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक में क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी मेम्ब्रेन और सेलोफेन की बनी मेम्ब्रेन। ये तीनों ही मेम्ब्रेन्स क्या होंगी, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होंगी। अब हमें नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है वो है ऑस्मोसिस। सबसे पहली बात तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। अगर हम ये वाला डायग्राम को देखें तो इसमें क्या दिखा रखा है कि ये बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे ज़्यादा सॉल्यूट है, ये येलो येलो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। और सॉरी एक मिनट, और इस तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं, कम है। राइट हैंड साइड पे सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं, कम है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ कंसनट्रेटेड एंड राइट हैंड साइड इज़ डाइल्यूट, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हायर कंटेमिनेंट कंसनट्रेशन है और राइट हैंड साइड पे लोअर कंसनट्रेशन है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस का मतलब ये नहीं होता कि पानी सिर्फ इधर से इधर जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी इधर से इधर भी जाता है और इधर से इधर भी जाता है। बट आप क्योंकि देखिए मैंने वेक्टर साइन से डिनोट किया है, तो वेक्टर की लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखिए इस तरफ जो एरो जा रहा है और इस तरफ जो एरो जा रहा है, बड़ी लेंथ वाला कौन सा एरो है, ये नीचे वाला एरो, राइट। तो ज़्यादा पानी किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। थोड़ा सा पानी किस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो नेट पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे नेट वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम ऑप्शन 1 फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ऑप्शन 2 फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, ऑप्शन 3 इन बोथ डायरेक्शंस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा, इन बोथ डायरेक्शंस। क्यों, क्योंकि पानी तो ये लिखा है दोनों तरफ मूव करता है। अगर क्वेश्चन में नेट वर्ड नहीं लिखा तो आपने क्या टिक करके आना है, इन बोथ डायरेक्शंस। और अगर नेट वर्ड लिखा है तो क्या टिक करके आना है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब हम ये देखेंगे कि जो पानी है, सॉल्वेंट है हमारा, मोस्टली वो पानी ही ले लेते हैं हम सॉल्वेंट को। बट अगर कोई और सॉल्वेंट भी है जैसे CS2 वगैरह है तो वो भी चलेगा। तो अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जहाँ जहाँ मैं पानी बोलूँगी वहाँ आप ये समझना कि मैं सॉल्वेंट कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि पानी हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ही क्यों जाता है।
सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस में ही क्यों जाता है? हमें ये समझना है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें ये समझना है कि ऐसी क्या नीड हो गई कि प्योर वाटर जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने लगा। उसको क्या ऐसी चीज़ करनी थी जिसको वो उसे सॉल्यूशन की तरफ जाने लगा? तो अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है? एक मिनट। यस, ये मेरे पास एक चैम्बर है, मैंने इसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, राइट हैंड साइड पे ये वाला जो है ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास है वो सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूट का, ठीक है। अब हमें पता है पानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, बट क्यों जाता है वो अब हम समझेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है हमने कंसेप्ट पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, दैट इज़ RLVP। RLVP स्टैंड्स फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। यानी कि इस RLVP में हमने क्या समझा था कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब हम उस प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और उसका सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कब कम होता है? जब वो सॉल्यूट क्या हो, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड हो, राइट। ये हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा था। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन है वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का बना हुआ है, और जो प्योर सॉल्वेंट है वो तो प्योर सॉल्वेंट है ही। अब देखिए, हमें पता है वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट से हमें ये पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन साइड का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, राइट। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, यानी कि यहाँ पे जो वेपर्स होंगे जो वो प्रेशर लगा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ वाले जो वेपर्स होंगे वो यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगा रहे होंगे, राइट। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एक तो वेपर प्रेशर लग रहा है। अब हमने ना 2 पॉइंट्स अंडर कंसीडरेशन लिए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स को अब हम फोकस करेंगे, ठीक है। एक तो इस पॉइंट पे ऊपर जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं वो लग रहा है प्रेशर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। और एक ये थोड़ी सी जो हाइट है h हाइट, यहाँ पे भी जो ये थोड़ी सी हाइट है h डैश हाइट, ठीक है। ये जो ρg h प्रेशर लगाएंगे एक वो लग रहा है। तो इस डॉट पे 2 प्रेशर कौन से लग रहे हैं, एक तो वेपर प्रेशर लग रहा है और एक ये जो हाइट की वजह से प्रेशर आ रहा है वो लग रहा है। बट आपको ये याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर की वजह से प्रेशर लग रहा है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन प्रेशर ड्यू टू हाइट h। तो हम हाइट h को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाली साइड पे है उसकी वजह से और h डैश हाइट की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ h डैश को हम वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी भी हाइट हम नहीं ले रहे, हम बिल्कुल सरफेस के पास वाले पॉइंट को अंडर कंसीडरेशन कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, अच्छा अब हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यस, ये वाला पॉइंट हमें क्लियर है, राइट। अब एक लॉ होता है दैट इज़ पास्कल्स लॉ, वो हम फिज़िक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं।
जो आपका फ्लूइड नाम का चैप्टर आता है सॉलिड्स के बाद, उसमें हम पास्कल्स लॉ पढ़ते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट द सेम लेवल ऑफ अ लिक्विड द प्रेशर शुड बी सेम। मतलब लिक्विड है तो सेम लेवल पे अगर वो है, मतलब अलोंग द सेम लेवल है, मतलब ये भी एच हाइट पे ही है और ये भी एच हाइट पे ही है, मतलब इनका लेवल क्या हो गया, सेम लेवल पे हो गए ये दोनों पॉइंट्स। तो इन पे प्रेशर भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट। पर मैंने क्या बोला कि इस तरफ का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा है और इस तरफ का वेपर प्रेशर कम है, तो इन पे प्रेशर तो सेम नहीं लग रहा, पर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो होता क्या है, थोड़ा सा पानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आता है। क्यों आता है, ताकि इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी जो हाइट जो हम नेग्लेक्ट कर रहे थे एच डैश हाइट को, वो थोड़ी इतनी बढ़ जाए कि एच डैश हाइट को हम नेग्लेक्ट ना कर सकें। मैं दोबारा से करती हूँ एक्सप्लेन। मतलब कि ये वाला जो इस डॉट के ऊपर जो ये वाला पानी है, ये इस तरफ आ जाता है। इस तरफ आने से क्या होगा, अब ये वाला डॉट तो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा, इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं बचेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर वाला पानी सारा इधर ले लिया, ठीक है। तो अब इस डॉट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, सिर्फ वेपर प्रेशर लग रहा है, राइट, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस पे आ गया है और इसके ऊपर वाली लेयर हमने इधर भेज दी है, तो ये सरफेस पे आ गया ये वाला डॉट, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन वाली साइड क्या हुआ, एक तो वेपर प्रेशर लग रहा था पर वो क्या था, कम था। इधर से इधर सॉल्वेंट आया और सॉल्वेंट ने क्या किया, जब इधर से इधर सॉल्वेंट आएगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जितना पानी है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि इधर से इधर सॉल्वेंट आ रहा है, तो ये हाइट बढ़ जाएगी। ये हाइट बढ़ने के कारण जो रो जी एच लगता है ना, वो बढ़ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन वाली साइड पे रो जी एच को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे फिर वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो पानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ इसलिए मूव करता है ताकि वो पास्कल लॉ को फॉलो कर सके, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम ला सके। अभी यहाँ पे वेपर प्रेशर था और यहाँ पे कम वेपर प्रेशर था, बट मान लीजिए यहाँ पे वेपर प्रेशर था 10, यहाँ पे वेपर प्रेशर था 5। अब ये कम हुआ, ये हुआ 8, ये बना और इधर वाला इंक्रीज होके हुआ 6, ये वाला और कम हुआ 7 और ये 6 वाला बढ़ के क्या हो गया 7। तो दोनों का प्रेशर क्या आ गया, 7 आ गया एक साथ। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, जस्ट 7 आएगा नहीं। वैसे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अब ये जो हाइट है ये एच हाइट है और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वेपर्स की वजह से वो वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन है। और इस वाले पॉइंट पे, इस वाले डॉट पे जो प्रेशर लग रहा है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और इसमें हम हाइट क्यों नहीं ले रहे इस वाली साइड पे, क्योंकि हमने क्या कहा कि जितना भी पानी है वो सारा किधर चला गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, सॉल्यूशन साइड पे चला गया, जितना भी पानी डॉट के ऊपर है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अब इस डॉट पे प्रेशर कौन कौन सा लग रहा है, एक तो वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन लग रहा है और एक प्रेशर ड्यू टू हाइट एच लग रहा है। इस वाले डॉट पे क्या लग रहा है, ओनली वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। हमारा पानी इधर से इधर जा क्यों रहा था, ताकि ये हाइट को बढ़ा सके और वेपर प्रेशर प्लस हाइट के सम को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल कर सके। हमें पता था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हमने क्या ऐड करा,
रो जी एच को ऐड कर दिया, यानी कि प्रेशर ड्यू टू हाइट एच को ऐड कर दिया। और ये हाइट एच कैसे आएगी, जब पानी इधर से इधर मूव करेगा तो पानी का लेवल सॉल्यूशन वाली साइड पे बढ़ेगा तो हाइट एच भी बढ़ेगी। तो इस रो जी एच को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी रो जी एच को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑन सॉल्वेंट साइड इज मोर इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन साइड, सो देयर इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। व्हेन सॉल्वेंट फ्लोज, natural pressure increases on solution side and osmosis stop when pressure on both sides become equal। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक तो फॉर्मूला हो गया रो जी एच। अब एक और हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की ही। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। The minimum pressure that must be applied on the solution side to stop the natural movement of solvent particle is called osmotic pressure। अब हमें ये समझना है कि अब आपको ये डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि मिनिमम प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड पे लगाएं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज क्या होता है कि हम प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे क्यों लगाएं, हम सॉल्वेंट साइड पे प्रेशर क्यों नहीं लगा रहे। इस डेफिनेशन में सॉल्यूशन साइड क्यों आया है, सॉल्वेंट साइड क्यों नहीं लिखा हुआ। तो इसका रीज़न समझते हैं। इसका रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट वाली तरफ ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन वाली तरफ। यस। अब हमने क्या किया, ऑस्मोसिस से क्या हो रहा था, पानी इधर से इधर आ रहा था, पानी का हाइट बढ़ रहा था लेफ्ट हैंड साइड और एच हाइट बढ़े जा रहा था। ठीक है। अब क्या हो रही है, ऑस्मोसिस। अब हमने क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो लग ही रहा है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी लग ही रहा है इन दो डॉट्स पे, इन दो डॉट्स पे। ठीक है। बट हमने क्या किया, सॉल्यूशन वाली तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई कर दिया सच दैट कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर का सम है वो वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। इतना प्रेशर एक्सर्ट किया हमने कि वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन प्लस पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इतना प्रेशर हमने एक्सर्ट किया बाहर से। तो अब बताइए मुझे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या सेम है या डिफरेंट है। मैंने बोला हमने इतना प्रेशर एक्सर्ट किया कि वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन प्लस पी एक्सटर्नल जो है वो वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया है, इक्वल। तो अब पानी इधर से इधर क्यों मूव करेगा, करेगा ही नहीं मूव। पानी क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि प्रेशर अनइक्वल था पहले। तो इक्वल लाने के लिए, हाइट एच को बढ़ाने के लिए पानी इधर से इधर मूव कर रहा था। बट अब तो प्रेशर सेम हो गया ना, तो अब पानी क्यों मूव करेगा, तो ऑस्मोसिस विल स्टॉप। तो मतलब जब हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाएंगे एक्सटर्नल तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है जिस पॉइंट पे, उस वाले प्रेशर एक्सटर्नल को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज़ और देखिए, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की तरफ, या फिर कह सकते हैं लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या फिर इसको लिख सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। ये हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, अभी हम पढ़ने वाले हैं जस्ट। मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ, हमने देखा ना सॉल्वेंट साइड मोर वेपर प्रेशर होता है, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ये याद रखिए कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो तो वो लो टू हाई जाता है। अब ये क्यों जाता है ये भी हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो देखिए, जब हमने
सॉल्वेंट लिखा हो तो क्या आ जाएगा, मोर टू लेस जाएगा। जब वेपर प्रेशर लिखा हो तो भी मोर टू लेस जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो तो लो टू हाई जाएगा। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है इसकी वैल्यू एक और भी होती है, दैट इज CRT, वेयर C इज कंसंट्रेशन, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो हमने पाई की दो वैल्यूज़ पढ़ी, एक तो पढ़ी ρGH, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही था, और एक हमने पाई की वैल्यू पढ़ी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पढ़ी CRT। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दो सॉल्यूशंस हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उन दोनों सॉल्यूशंस को हम आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल इज 0.91% weight by volume solution of NaCl saline is isotonic with blood, hence it is used to make intravenous injection। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब सीधा सा है कंसंट्रेटेड से, मतलब हमने कोई सेल है उसको और पानी का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। दो चीज़ें याद रख लेंगे आप, यस। सॉल्यूशंस हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल को इस सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल विल श्रिंक, बिकम फ्लैसिड एंड शो क्रीनेशन। तो ये 3 वर्ड्स याद रखने, एक तो श्रिंक, फ्लैसिड, क्रीनेशन। अब हम देखते हैं क्यों फ्लैसिड और क्रीनेशन शो करता है। देखिए, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है और सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। और मैंने क्या बताया, पानी डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड मूव करता है, यानी कि पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये पानी सेल के अंदर का पानी कम हो जाएगा, तो सेल विल श्रिंक एंड रिंकल्स आ जाएंगे सेल पे। सिमिलरली अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन द सेल विल स्वेल अप एंड शो हीमोलाइसिस। तो देखिए, हाइपोटोनिक का सिंपल सा मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है। हाइपरटोनिक का क्या मतलब था, कंसंट्रेटेड, और हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, डाइल्यूट। तो देखिए, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे यानी कि बाहर वाला सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड पानी फ्लो करेगा और सेल फूल जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फंक्शनिंग सेल ऑफ नॉर्मल साइज, सेल जो है वो नॉर्मल साइज का रहेगा, किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। नोट पॉइंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विल हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम कब कहते हैं, जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो π1 इज इक्वल टू π2 कब होता है, जब वो दो सॉल्यूशंस क्या हो, आपस में आइसोटोनिक हो। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, C1R-T1, और π2 की वैल्यू क्या होगी, C2R-T2। और हमने क्या लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम है, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो RT से RT कट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर भी सेम, R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बचा क्या, C1 और C2। तो C1 और C2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यही स्टेटमेंट नोट पॉइंट की फॉर्म में मैंने लिख रखी है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम हो, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यानी कि जिनका पाई की वैल्यू सेम होती है वो सॉल्यूशंस विल हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उनका C1 विल बी इक्वल टू C2। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
0.01 मोलैरिटी NaCl है और 0.1 मोलैरिटी NaCl है। तो अब आप ये मुझे बताइए पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इधर से इधर। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ डाइल्यूट है और ये वाली चीज़ कंसनट्रेटेड है, तो पानी हमेशा डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड मूव करता है। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चैम्बर था, उसको हमने 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक में रखा वाटर प्लस FeCl3, दूसरे में रखा वाटर प्लस KCN। इधर की मोलैरिटी थी 0.01 और इधर की मोलैरिटी थी 0.0001 मोलैरिटी। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन रिएक्शन बिटवीन FeCl3 एंड KCN अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इन विच कंपार्टमेंट ब्लू कलर्ड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो कह रहा है जब FeCl3 और KCN आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, और पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि किस तरफ ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन है इन FeCl3 कंपार्टमेंट, इन KCN कंपार्टमेंट, इन बोथ कंपार्टमेंट्स या फिर नन। तो आप खुद सोचिए, और आई होप आपने सोच लिया है पॉज करके। तो इसका आंसर जो है वो है नन। नन क्यों है इसका आंसर? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यानी कि FeCl3 इधर से इधर नहीं जा पाएगा, KCN इधर से इधर नहीं जा पाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में कभी कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन होगी ही नहीं। रिएक्शन नहीं होगी तो ब्लू कलर का कंपाउंड ही नहीं बनेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। तो इधर से इधर सिर्फ पानी जाएगा, ठीक है, तो नन आ जाएगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मोलर मास 342 इज आइसोटोनिक विद 3% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट X, फाइंड मोलर मास ऑफ X। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमें आइसोटोनिक दे रखा है, हमें पता है C1 इज इक्वल टू C2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अभी जस्ट हमने देख के आए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर खुद से एज्यूम किया है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस एजम्पशन के बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें पता है C1 इज इक्वल टू C2 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मोलैरिटी क्या होती है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1, और C2 क्या आ जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ 2। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा मोलर मास ऑफ 2 क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो नोट पॉइंट क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन से हम क्या समझ सकते हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करके हमने इसमें क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रखा, उसका कंसंट्रेशन इक्वल रखा, राइट। तो हमने क्या किया, मोलर मास ऑफ X निकाल लिया। तो यानी कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। अब देखिए एक पॉइंट आता है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड एज इन अदर टेक्निक, वी हैव टू गो ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वी कैन स्टडी ऑस्मोटिक प्रेशर इवन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इट्स वैल्यू इज नॉट दैट मच लेस इन कंपेरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज़। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें कि हम मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर को डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो आता है वो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट अदर टेक्निक्स में हमें या तो आइदर टू हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ता है या आइदर टू लो टेम्परेचर ले जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी वैल्यू जो होती है वो इतनी कम भी नहीं होती, मतलब दूसरी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम यूज़ करें तो उनसे जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, और इसके वजह से जो वैल्यू आएगी वो ठीक ठाक आएगी, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे।
नहीं तो छोटी वैल्यू होगी तो एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें ठीक ठाक वैल्यू आ जाती है तो इसमें एरर के चांसेस भी कम रहते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस पे कि पेड़ में, मीट में ऑस्मोसिस का क्या रोल होता है। जैसे कि ये जस्ट मैं रीड कर देती हूँ, ये बहुत इजी पैराग्राफ है। रॉ मैंगो, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है और ये आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, आप एनसीईआरटी से भी ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। A raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle। मतलब रॉ मैंगो को जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड पानी फ्लो होगा और वो रॉ मैंगो जो है वो श्रिवल कर जाएगा और क्या बन जाएगा उसका अचार। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं अगर हम उनको फ्रेश वाटर में रख दें तो पानी डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ मूव करेगा और वो फ्लावर्स दोबारा से खिल जाएंगे। अ कैरेट दैट हैज़ बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमोसफियर कैन बी प्लेस्ड इनटू वाटर मेकिंग इट फर्म वंस अगेन। वही फ्लावर वाली बात, जो एक कैरेट है जो लिम्प हो चुकी है मतलब मुरझा सी चुकी है वो पानी लॉस की वजह से, वो अगर हम उसको दोबारा से पानी में रखेंगे तो वो दोबारा से फॉर्म हो जाएगी जैसे कि पौधा होता था, फ्लावर होता था। वाटर विल मूव इनटू देम थ्रू ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट। मैंने आपको बताया था 0.91% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक, राइट। तो जब हम सेल को, ब्लड सेल को पानी में रखेंगे, एक ऐसे पानी में जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.9% से कम है, तो ब्लड सेल स्वेल ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड पानी फ्लो होगा और ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। People taking a lot of salt and salty food experience water retention in tissue cells and intercellular spaces because of osmosis। तो हमें पता है जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनमें क्या होता है, जहाँ जहाँ NaCl जाता है वहाँ वहाँ उसके पीछे पानी चला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ NaCl जाएगा वहाँ वहाँ पानी जाएगा, तो जितना NaCl खाओगे उतना ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होगा ऑस्मोसिस की वजह से, जिसकी वजह से पफीनेस और स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं इडीमा। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। हालांकि हमने ये पढ़ रखा है कि एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, जिनकी वजह से ऊपर की तरफ पानी उठता है, बट ऑस्मोसिस की भी एक फैक्टर होता है जो कंट्रीब्यूट करता है वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स में। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेज वाटर, श्रिवल्स एंड डाइज। तो ये जो पैराग्राफ था ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये NCERT में गिवन है और ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कोई भी लाइन इसमें से, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, movement of solvent will take place from solution to solvent side. It is called reverse osmosis used in desalination of water. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। क्यों होता है अब हम ये जान लेते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, हमने ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पे भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी वेपर प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे ड्यू टू प्योर वाटर, ठीक है। बट हमने बाहर से एक प्रेशर अप्लाई किया, अप्लाइड प्रेशर, और वो इतना ज़्यादा था कि वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन
प्लस अप्लाइड प्रेशर इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट। तो यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे किस वाले पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा प्रेशर बाहर से अप्लाई कर दिया कि इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर हो गया। तो अब हमें पता है पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे भी उसको प्रेशर ज़्यादा करवाना होता है, यानी कि जहाँ पे भी उसको हाइट बढ़ानी होती है ना और प्रेशर ज़्यादा करवाना होता है उस तरफ वो मूव कर जाता है। तो वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा ताकि इस वाले पॉइंट पे हाइट बढ़े। हाइट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रो जी एच बढ़ जाएगा। रो जी एच बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस और हमारा पूरा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसको कुछ भी ना कुछ समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी वो पॉइंट जो समझ नहीं आया। तो thank you for watching my lecture. Stay tuned for upcoming ones. Bye bye.